चलो, फंक्शन का नाम ही है पीएमटी। ठीक है, पीएमटी, चाय वाला टी मत समझ जाना। पीएमटी क्या काम करता है आपको पता है कि अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग काम होता है। तो पीएमटी फंक्शन का भी अपना एक फिक्स काम है और इसका काम ये है ईएमआई निकालना। क्या निकालना? ईएमआई निकालना। ईएमआई क्या होता है? ईएमआई को हिंदी में हम लोग बोलते हैं किस्त। क्या बोलते हैं? किस्त बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? या तो आप बोल सकते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। किसका? ईएमआई का। धीरे से क्या करेंगे, लिख लेंगे। हालांकि इसको अलग अलग शब्दों से क्या किया जाता है, कहीं पे लिखा जाता है इक्विवेलेंट, कहीं पे इक्वल, कहीं पे इक्विलेटेड, अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए यहां पे आ जाएगा। गलती टिपा गया है क्या जी? ईएमआई फुल फ्रॉम, देखो, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ईएमआई का क्या होता है? फुल फॉर्म। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हो। क्या मतलब है इसका, समझो थोड़ा। तो जो पीएमटी फंक्शन है वो क्या करता है कि हमारा ईएमआई निकालने का काम करता है, यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने का काम करता है। क्या होता है ये? आप बैंक से लेते हैं कुछ रुपए कर्ज के तौर पे। आप बैंक से लेते हैं कुछ रुपए कर्ज के तौर पे और आप बोलते हैं कि इतने दिन का किस्त बना दीजिए, यानी ईएमआई बना दीजिए। हम इतने दिन तक आपको पर महीने इतने इतने रुपए क्या करेंगे, देंगे। और जब हम उतने दिन तक उतने उतने रुपए आपको देंगे तो उसमें आपका ब्याज और मूलधन दोनों ही जोड़ा गया रहेगा। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, मूलधन यानी प्रिंसिपल, दोनों ही जोड़ के हम देते रहेंगे। अब उतने दिन में हमारा सब लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, खत्म। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक से बोले 1 लाख रुपया दीजिए और 1 लाख रुपया दीजिए और 1 साल के लिए हमको ईएमआई इसका सेट कर दीजिए, बांध दीजिए, जो भी बोल सकते हो। हम 1 साल तक हर महीने इतने इतने रुपए आपको देंगे तो हमारा उतने दिन में पूरा हमारा कर्ज जो है वो सज जाएगा, जिसमें मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा। और वो हर महीने बराबर बराबर क्या होगा, आएगा। जो ईएमआई होता है वो घटता बढ़ता नहीं है, हर महीने क्या होता है, बराबर बराबर आता है। यानी पहला महीना 10,000 आया तो हर महीने कितना कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। जिसमें सिर्फ ब्याज रहेगा कि सिर्फ मूलधन के, दोनों जोड़ के, दोनों जोड़ के। तो वही जो किस्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमआई। क्या बोलते हैं? ईएमआई। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही निकालना है तो हम कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे, पीएमटी फंक्शन का। लेकिन हम पीएमटी फंक्शन बताने से पहले आपको कुछ बैंकिंग और लोन के बारे में कुछ डिटेल में बताना हम चाहते हैं। देखो, वैसे तो हम पीएमटी फंक्शन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या रीजन है बताने के पीछे, थोड़ा सा कैसे बैंक ब्याज लेता है, इन सब चीजों के बारे में। क्योंकि अपने यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने के कारण क्या है, दिक्कत है। बैंक में लोग जाता है तो अच्छे से बात नहीं कर पाता है। बैंक वाला अगर मान लो कि लोन दे दिया तो उसे रिपोर्ट भी नहीं मांगता है कि थोड़ा दिखाइए हमको। उसको लगता है बैंक वाला दे दिया हुआ है काफी है, मांगेंगे तो खिसिया जाएगा। कहीं खिसिया काहे जाएगा, वो बैठवे किया है उसी काम के लिए। समझ में आ रहा ना? तो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे लोन वोन का चक्कर क्या होता है, कैसे होता है, टर्म लोन क्या होता है, ओडी क्या होता है, सीसी क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, नॉन फ्लोटिंग क्या होता है। बहुत सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन इसके लिए बुद्धि को एकदम खोल के क्या करेंगे, रखेंगे, तब समझ में आने वाला है। ये नहीं कि बैठे हैं ने अध्ययन है कि अभी उसके क्लास में क्या चल रहा होगा, तो इससे फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए जी, शुरू करते हैं। लोन हम लोग आमतौर पे दो जगह से लेते हैं। कितने जगह से लेते हैं? दो जगह से। एक हम लोग लेते हैं बैंक से। किससे लेते हैं बच्चों? बैंक से। और दूसरा हम लोग किससे लेते हैं? महाजन से। अब कुछ लोग इसमें से कहेंगे महाजन क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो महाजन को क्या बोलते हैं, साहूकार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? और नहीं तो और क्या शब्द बोल रहे हो तुम लोग, मुंशी बोल रहे हो। अब मुंशी तो एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, साहूकार बोल देंगे तो वो ज्यादा क्या रहेगा सही। मुंशी का मतलब आमतौर पे लोग समझता है जो लिखा पढ़ी करता है ना, मुंशी मनीब समझता है। ठीक है, तो वो नहीं।
तो कहने का मतलब क्या, आमतौर पे लोग पैसा कितने जगह से लेगा, दो जगह से, या तो साहूकार यानी महाजन से, नहीं तो किससे, बैंक से। अब समझो, साहूकार कहते हैं क्या कि हम आपको 3% या 4% या 5% या 2% पे पैसा देंगे, यानी ये ब्याज, यानी 2% ब्याज पे या 3% ब्याज पे या 4% ब्याज पे या 5% ब्याज पे। अब ये डिपेंड करता है कि महाजन जो पैसा दे रहे हैं उसका सामने वाले का क्या लेन देन है, कितना पुराना है, क्या व्यवहार है, इन सब चीजों पे वो क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है। बैंक कहता है कि हम आपको जो लोन देंगे वो 8%, मान लेते हैं 9%, 8 से नीचे नहीं आमतौर पे आएगा, 10%, 12%, 14%, 16%, और आगे और भी लगभग मान लीजिए कि 20% भी कोई कोई बैंक देता है, कोई कोई 24% पे भी देता है। यानी बैंक कहता है कि हम 8% से ऊपर या 24% तक क्या करेंगे, जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कुछ बैंकों का किसी किसी चीजों पे लग जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड पे लगता है, हालांकि वो साइड में हम रखे हुए फिलहाल। महाजन क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं, 2%, 3%, 4%। बैंक क्या कहता है, 8%, 9%, 10%। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा किसका ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ज्यादा किसका है, बैंक का है। लेकिन बैंक का एक्चुअल में ज्यादा नहीं है, ज्यादा किसका है, महाजन का है। क्यों? बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो एनुअल होता है। क्या होता है, एनुअल, यानी सालाना। लेकिन हमारे जो महाजन है, इनका होता है कि ज्यादा झोल नहीं, महीने महीने हिसाब क्लियर करते रहना है। तो इनका होता है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन बैंक का होता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर मान लो 2% है तो कितना हुआ जी, 24%। यहाँ मैक्सिमम वाले में 24 है, यहाँ मिनिमम में 24 ठेल दिए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 3% पर दे रहे हैं तो 36, 4 पर दे रहे हैं तो 48, अब 5 पर दे रहे हैं तो 60% क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। हर साल 2 बीघा खरीद रहे हैं। समझ रहे हो? अब सुनो, किसी के घर के लोग ये काम नहीं ना करते, क्योंकि हम सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए तो थोड़ा सा आपको बुरा लग जाएगा। किसी के यहाँ है, पहले बता दो तब उस, किसी के यहाँ, किसी के है? चलो कोई बात नहीं, हालांकि वो उनका बिजनेस रूल है, अपना करे, कोई दिक्कत नहीं, बट हमको जो कहना है वो तो हम कहेंगे। चलो देखो, बुरा मत मानिएगा लो। तो देखो यहाँ पे सिस्टम बना हुआ, अब या तो बैंक से लेंगे, नहीं तो किससे लेंगे, महाजन से। महाजन 2%, 3%, 4%, बैंक अलग अलग। बैंक कभी भी आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, यानी सालाना, और महाजन कभी भी आपको महीने पे बताएंगे। क्या बताएंगे? लेकिन बैंक क्या बताएगा? तो लोग पहले ही का बाप रे, बैंकों में ढेर है, महाजन तो कमे पर दे रहे हैं, इन्हीं से ले लिया जाए। अच्छा, बैंक पेपर वर्क कराएगा, महाजन पेपर वर्क भी नहीं कराता है ना, तो एगो तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो पे पेपर वर्क भी नहीं, आहा, सोने पे सुहागा वाला बात हो गया, है कि नहीं? तो यहां पे हम क्या बोले कि ये दोनों तो पहले समझ गए। अब बताइए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका है? महाजन का ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक का क्या है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब सुनिए ध्यान से थोड़ा, हम दोनों जगह से 1 लाख रुपया उठाते हैं। कितना? 1 लाख। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड चीज हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। वैसे बैंक से कितना उठा, 1 लाख, और महाजन से भी कितना उठाए, छोटा दुकानदार ये सब काम ज्यादा करते हैं, दोनों जगह से उठाए ना। अब 1-1 लाख रुपया दोनों जगह से उठाएं, महाजन कह रहे हैं कि 2% पे हम दे देंगे तुमको। कितने परसेंट पे? 2%। बैंक कह रहा है 12% पे हम दे देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इनका 12, इनका 24 हो गया ना। चलो एक काम करते हैं, बैंक कहता है कि हम तुमको 24% पे देंगे। कितने प्रतिशत पे? 24% पे। और महाजन भी कहते हैं कि 2% पे देंगे, तो साल का कितना हो गया, 24%। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है कि कम है, बराबर है। अब सुनो, बैंक में हम गए, 1 लाख रुपया लिए और बोले
कि आप इसका साल भर का किस्त बना दीजिए, हर महीने हम उतना रुपया क्या करेंगे आपको देंगे, तो साल भर में मेरा मूलधन ब्याज सहित चुक गया रहेगा, उसके बाद हमको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। मूलधन यानी प्रिंसिपल और ब्याज यानी इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? महाजन के पास भी हम गए और बोले कि हर महीना ब्याज लेने से बढ़िया है कि मेरा ना दुकान है, आप क्या करिएगा कि 1 लाख रुपया दीजिए, 2% के हिसाब से 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हुआ आप उसको जोड़ दीजिए और हमको हर महीने का किस्त बना दीजिए, उतना रुपया हमसे लेते रहिएगा, हर महीने आके साल भर में आपका भी चुकता हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि कुछ दुकानदार कहते ये हैं कि आप 1 लाख रुपया दीजिए, जो इंटरेस्ट है वो जोड़ लीजिए और रोज का किस्त बांध दीजिए, रोज आके हमारे दुकान से इतना लेते रहिएगा। ये बहुत सारे लोग इस पे लेते हैं। तो महाजन कहते हैं ना ठीक है, यो कोनो दिक्कत नहीं, अच्छा बात है, हमारा भी टेंशन कम, तुम्हारा भी टेंशन कम। तो बैंक कैसे काम करता है वो तो हम बताएंगे, लेकिन पहले हम महाजन पे आते हैं। महाजन कैसे काम करते हैं 24% पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या कहेंगे कि 1 लाख रुपया ना लिया, ठीक है चलो, कितना दिन में देगा, साल भर में 2% पे दिए हैं, तो साल भर का कितना परसेंट हो गया 24%। साल भर में देगा, साल भर में देगा ना, तो हम कितना परसेंट जोड़ देंगे 24% तो जोड़ेंगे, तो 1 लाख का 24% कितना हो गया 24,000, तो में 24,000 क्या कर देंगे वो ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना बन गया 1,24,000। अब भाग कितने से दे देंगे 12 से, प्रति महीने कुछ ना कुछ आएगा, 12 से देंगे ना तो प्रति महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाएगा। कहेंगे कितना रुपया तुम हमको हर महीने देते रहना, मूलधन और ब्याज दोनों ही साल भर में क्या हो जाएगा चुक जाएगा। कोई दिक्कत है? हम भी जाएंगे किसके पास, बैंक के पास। किसके पास है? तो बैंक को यही बात कहेंगे, तो बैंक कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक इसे 24,000 नहीं जोड़ेगा। बैंक क्या करेगा कि अपना कैलकुलेटर निकालेगा, ईएमआई कैलकुलेटर वाला, या सिस्टम में वो रहेगा, डालेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा निकालेगा। लेकिन बैंक का जो ब्याज आएगा वो इनका ब्याज कितना आया 1,24,000 में से 1 लाख मूलधन है 24,000, लेकिन बैंक का जो ब्याज आएगा वो आएगा लगभग 14,000 से 15,000। कितना आएगा लगभग 14 से, यानी इनका कितना हो गया 14,000, इनका कितना हुआ, लेकिन इनका भी ब्याज दर कितना 24 और इनका भी ब्याज दर कितना, सवाल है कि ऐसे कैसे, ही तो 14% लौक रहा है। तो समझिए बैंक कभी भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है ना वो रिड्यूसिंग में देता है। किस में देता है? रिड्यूसिंग में। अब रिड्यूसिंग क्या होता है थोड़ा उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम अपने महाजन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि देखो आप पहले 2% है, 1 लाख रुपया आप लिए, बैंक कहता है कि आप 1 लाख रुपया हमसे क्या किए लिए, ब्याज कितना है 24% साल का, महीने का कितना, महीने का कितना 2%। तो पहला महीना हम 1 लाख पे 2% लगा दिए, 1 लाख पे 2% लगाएं और आप उस महीने हमको कुछ पैसा दे दिए। तो जब पैसा आप दिए तो मूलधन का भी कुछ पार्ट दिए और ब्याज का भी कुछ पार्ट दिए, तो अगले महीनों में पूरा 1 लाख फिर बचल है कि तनी कम बचल है, तो उतने पे फिर 2% फिर कुछ दिए मूलधन और ब्याज दोनों, फिर अगले महीने आए तो उसमें भी थोड़ा कम और बच गया है। तो हर महीने प्रिंसिपल क्या हो रहा है घट रहा है, तो हर महीने प्रिंसिपल घट रहा है और हर प्रिंसिपल पे 2% जोड़ा रहा है, तो 24% तो साल का हुआ, लेकिन हर महीने प्रिंसिपल क्या हो रहा है घट रहा है ना, आप अगर ईएमआई दे रहे हैं तो इस वजह से आपका जो टोटल ब्याज आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है 14,000। कितना आ रहा है? क्योंकि बैंक कह रहा है कि जब पहले महीने आप अपना जब पैसा दिए तो उसमें से क्या दिए थे, मूलधन और ब्याज दोनों दिए ना, क्योंकि हम 1 लाख रुपए पे 2% लगाएं, क्योंकि 24% साल का है तो 2% लगाएंगे कि नहीं, तो 1 लाख पे 2% लगाएं हम तो 2,000 होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए 2,000, लेकिन आप 2,000 रुपया तो नहीं दिए ना, उसे क्या दिए हैं ज्यादा, क्योंकि ईएमआई दिए हैं तो सिर्फ ब्याज तो नहीं दिए हैं ना, मूलधन और ब्याज दोनों दिए हैं, तो उसे क्या दिए हैं ज्यादा दिए हैं। तो जब ज्यादा दिए हैं तो 1 लाख पूरा प्रिंसिपल अभी बचा रह गया कि कम हो गया, कम हो गया।
तो बचे हुए पे ना फिर 2% लगाएंगे, तो बचे हुए पे 2% लगाएंगे तो क्या फिर 2000 आएगा कि कम आएगा? कम आएगा। फिर जब दिए तो अगले महीने फिर बचे हुए पे लगाएंगे तो उससे भी और क्या होगा? कम आएगा। अगले महीने उससे भी क्या होगा? कम आएगा। तो कहने का मतलब लगा रहा है कितना परसेंट है? 24% ही साल का, हर महीने का कितना? 2। लेकिन बचे हुए पे कि टोटल पे? बचे हुए पे, इसीलिए पैसा कितना आ रहा है? 14,000, लेकिन इंटरेस्ट कितना जोड़ा जा रहा है? 24%। क्या आया? एग्जैक्ट आया क्या? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? जब बचे हुए पे इंटरेस्ट जोड़ के अगले महीना का किस्त निकाला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। लेकिन महाजन कहते देखो तुम छोटा व्यापारी, यही सब तुमको बुझाएगा नहीं कि हर महीने कितना घट रहा है, और हम तुमको भी नहीं चाहते हैं कि सब झोल झाल में फंसाए, तुम अपना बिजनेस करते रहो। तो हम तुमको सीधा हिसाब क्या कर देते हैं? समझा देते हैं। 1 लाख रुपया लिए साल भर में दोगे तो साल भर में कितना हो गया? 24% के हिसाब से 1 लाख का 24,000 भाग कर देंगे 12 से, जो आएगा हर महीने देते रहो। क्या है हमें माथा पेची करोगे? हम इतना सिंपल हिसाब तुमको जोड़ के दे दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम अपना दिमाग लगाओ बिजनेस चलाने में। हम तुमसे ज्यादा थोड़ी ले रहे हैं। बैंक भी 24%, हम भी क्या, लेकिन है घेप कितना रहे हैं? 10,000 एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लैट। फ्लैट माने हम रूम वाला ना कह रहे हैं। फ्लैट माने एक के बार पूरा सीधा साधा क्या हो गया? लग गया। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट। माने एक के बार साल भर का जोड़ दिए। अरे भैया पहले महीने ही पैसा दे रहा है, उसमें ब्याज मूलधन दोनों दे रहा है ना? ब्याज मूलधन दोनों दे रहा है। तो जब ब्याज मूलधन दोनों दिया तो अगले महीने बचे हुए मूलधन पे तो ब्याज जोड़िएगा ना। ए से बढ़िया क्या करेगा? ये पैसवा को साइड में रखते रहेगा, खाली उनको 2-2 हजार रुपया धराते रहेगा क्या? ब्याज। अब पैसा साइड में रखते रहेगा, उसे अपना काम भी करते रहेगा। जब साल भर होगा तब पैसा जो साइड में रखा है तब एक के बार देगा। पहले जब दे रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? जो पैसा मिल रहा है फिर उसको दूसरे जगह दे रहे हैं। तो तुमसे तो एक्स्ट्रा कमाइए रहे हैं, आज साथ ही साथ लेके दूसरे जगह दे रहे हैं, तो वहां से भी क्या कमा रहे हैं? एक्स्ट्रा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या करते हैं? फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं। लेकिन बैंक क्या करता है? रिड्यूसिंग फॉर्मेट में जोड़ता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो यहां पे समझ में आया क्या क्या, वो बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 2 जगह से पैसा लेंगे, नहीं तो बैंक से, नहीं तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल होता है कि मंथली होता है? एनुअल। लेकिन महाजन का क्या होता है? मंथली होता है। बैंक रिड्यूसिंग फॉर्मेट में या फिर फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट? रिड्यूसिंग में। लेकिन महाजन हमारे फ्लैट में। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ऐसा ही देखिएगा वो लोग क्या करता है कैलकुलेशन, क्योंकि पीएमटी फंक्शन थोड़ी है ना वो लोग पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं थोड़ा एक स्टेप और इसके आगे। कोई दिक्कत यहां तक? कोई सवाल है? आगे बढ़ा जाना, बहुत काम आएगा आपको आगे अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो, क्योंकि बिजनेस करोगे तो कहीं ना कहीं से पैसा वैसा लोगे, लोन वोन लोगे, है कि नहीं? अडानी के ऊपर भी तो इतना कर्जा है, लेकिन पैसा लेते हैं। साल में कितना दिए? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी महीने का कितना? 1%। अगर 5% भी कमा रहे हैं तो 4% का तो फायदा ही है ना, कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए। बैंक में हाँ, हाँ बैठ जाइए। सवाल इनका यह है कि बैंक में हम जब पैसा देते हैं हर महीने तो पैसा घटता है, तो किस्तवा भी काहे नहीं घटता है कि हर महीने उतना ही रहता है? सवाल अच्छा भी है। जवाब हम इसका खुद ब खुद आगे देने वाले थे, बट अगर आप पूछ दिए तो भी हम आगे ही देंगे, क्योंकि वो हम आगे समझाने वाले हैं। ठीक है? ये हम ही तुम लोग से पूछने वाले होते हैं, आमतौर पे पूछते हैं, बट तुम पूछ दिए कोई नहीं, हम आगे बताएंगे। इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग। बैंक में होता है महाजन फ्लोटिंग वोटिंग ना पूछते हैं। बैंक में क्या होता है? फ्लोटिंग। FLOATING होता है फ्लोटिंग। FLOATING शायद यही स्पेलिंग होता है, या तो ये नहीं रहेगा नहीं तो रहेगा, शायद सही है। सही है, ठीक है। फ्लोटिंग क्या होता है समझो। जैसे मान लो फ्लोट मतलब क्या होता है जी? बहना होता है, तैरना होता है। फ्लोट मतलब वही होता है ना, बहना तैरना। तो देखो होता क्या है कि बैंक से लोन लिया जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि 1 साल के लिए लोगे, 1.5 साल के लिए लोगे। कुछ लोग ऐसा लेते भी हैं, लेकिन कुछ लोग लेते हैं 20 साल 30 साल। होम लोन क्या होता है? 20 साल 30 साल 40-40 साल के लिए क्या किया जाता है?
20 साल 30 साल के लिए लिया जाता होम लोन आमतौर पे। तो कहने का मतलब कि आज होम लोन पे मान लो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना परसेंट, लेकिन लिए कै साल के लिए, कै साल के लिए लिए हैं, 30 साल के लिए। आज है 10%, 30 साल बाद क्या 10% रहेगा? नहीं, क्योंकि आरबीआई का क्या होगा, रेपो और रिजर्व रेपो रेट चेंज होते रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है, चेंज होता है। अब मान लो कि आज तुम लिए 20 लाख रुपया बैंक से होम लोन के लिए और 30 साल के लिए लिए, तो बैंक ने तुमको बोला कि 10% होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग रखे हुए हैं, दे देते हैं। अब क्या 30 साल बाद चाहे 10 साल बाद 5 साल बाद वो क्या 10% रहेगा? आरबीआई होने से क्या करेगा, रेपो रेट अगर बदल दिया, बढ़ा दिया, अब बैंक आपको 10% पे क्या किया, दिया, बैंक आरबीआई कर दिया 12% रेपो रेट, और आपको 10% पे वो क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उधर रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट बदलता है तो दो तरीके से होते हैं। जब बैंक पैसा देता है आरबीआई को तो उस पे क्या मिलता है, बैंक को ब्याज मिलता है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। और आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है तो बैंक से ब्याज लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। बैंक देगा आरबीआई को तो रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई देगा बैंक को तो रेपो रेट। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अब मान लो कि बैंक क्या किया, दे दिया, अब उधर अगर रेपो रेट चेंज हो रहा है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बैंक यहां पे आपको जब लोन देगा ना तो कहेगा 12% है, क्या कहेगा, 12% है, एगो किस्त बांध देगा 30 साल के लिए। लेकिन जैसे ही क्या होगा, उधर रेपो रेट चेंज होगा तो इधर तुम्हारा ईएमआई भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि बैंक जब लॉन्ग टर्म के लिए आपको देता है ना ब्याज, तो उस पर फ्लोटिंग इफेक्ट लगा के देता है। फ्लोटिंग इफेक्ट का मतलब कि ब्याज दर बदलेगा तो हम आपके अकाउंट पे भी ब्याज दर क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन लोग कोई बतवा बताता नहीं है, क्योंकि वो वही बताएगा जो तुमको अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोन लेने जाइए तो पूछ लीजिए कि फ्लोटिंग है कि नॉन फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग है कि नॉन फ्लोटिंग है। समझ में आ रहा है? तो ये फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग क्या करके समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग के लिए ही हम दे देते हैं। एक बैंक आपको सुविधा देता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीसीए अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट। क्या बोलते हैं, बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिया जाता है, हालांकि अभी हम बताएंगे। तो बैंक कैश क्रेडिट दिया। अब कैश क्रेडिट अकाउंट ना ऐसा अकाउंट नहीं होता है जो 5 साल बाद बंद हो जाएगा, 2 साल 3 साल बाद। जब तक चलाना है चलाते रहिए, बिजनेस चलेगा, बिजनेस चलेगा, चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। अब पता चला आज से 20 साल पहले तुम सीसी अकाउंट खुलवाए हो, अब पता चले कि वो तुम्हारा अगले 50 साल तक चलने वाला है, वो मेरा 12% जोड़ा, तो अभी भी क्या 12% जोड़ते जाएगा? नहीं, जैसे ही ब्याज दर बदलेगा इधर क्या कर देगा, चेंज। मेरा खुद का सीसी अकाउंट है, 12% ब्याज दर था, 2 महीना से 14% जोड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है तो अब 14% जोड़ना चालू कर दिया। जब फिर घटेगा तो क्या करेगा, घटाएगा, बढ़ाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो पूछ लेना बैंक से कि फ्लोटिंग है कि नॉन फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है और घट सकता है, लेकिन नॉन फ्लोटिंग का मतलब क्या है, फिक्स है। छोटे टर्म के लिए नॉन फ्लोटिंग वाला करता है सब, लंबे टर्म के लिए फ्लोटिंग करता है, क्योंकि साल भर के लिए क्या ही फ्लोटिंग करके करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो तो क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा, और छोटे टर्म के लिए नॉन फ्लोटिंग। समझ में आएगा? कोई दिक्कत है? इसके आगे बढ़ा जाए तो ये दोनों समझ गए, बैंक और महाजन में अंतर, फ्लोटिंग नॉन फ्लोटिंग समझ गए, ये हो गया रिड्यूसिंग में, ये क्या हो गया, फ्लैट में। अब यहां पे कोई आपसे डॉक्यूमेंटेशन कराने वाले नहीं है, हो सकता है करा भी दे, कहेंगे कि एग्रीमेंट बनाइए, चाहे कुछ हमको गिरवी दीजिए, ऐसा कुछ करेंगे। एक के बार इनको ले जाके तुम कहोगे 6 महीने बाद कहीं पूरा अपना पैसा ले लीजिए, तो अब क्या पता ही ब्याजवा उतना दिन का घटाया सकते हैं और बोलेंगे हाँ इतना बचा हुआ है। जैसे मान लो 6 महीने का तुम दे दिए, अब बचा हुआ हो सकता है कि बोले कि हाँ ब्याज हटा के ऐसे ही दे दो। यानी इनका भी प्री क्लोज तुम कर सकते हो, इनका भी प्री क्लोज कर सकते हो। प्री क्लोज करने का मतलब क्या होता है, पहले खाता को बंद करने को क्या बोलते हैं, प्री क्लोज बोलते हैं। प्री मतलब होता है क्या, पहले। अब समझो बैंक का रूल थोड़ा सा बहुत लॉजिक होता है, लोचा भी करता है सब बैंक वाला। कौन कौन, अच्छा एक बात बताएं, होम लोन पे अगर 10% रेट एक बैंक पे है तो जरूरी नहीं कि सब बैंक पे 10% है, हर बैंक पे क्या होगा, घटेगा और बढ़ेगा, उनके सुविधाओं के अनुसार वो कम और ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अब समझो होता क्या है, होता ये है कि
बैंक क्या करेगा, कोई कोई, सब बैंक नहीं, कोई कोई, जब आपको लोन अमाउंट सैंक्शन करेगा तो कुछ चार्ज प्रोसेसिंग फी के नाम से लेगा। क्या कहेगा कि इस लोन को प्रोसेस करने के लिए हम कुछ प्रोसेसिंग फी आपसे क्या करेंगे, लेंगे। तो क्या लेगा, प्रोसेसिंग फी। कोई दिक्कत है? दूसरा, हर महीने ब्याज। लेकिन कुछ कुछ बैंक इसमें क्या करेगा, स्टाम्प ड्यूटी भी जोड़ देता है। क्या जोड़ देगा, स्टाम्प ड्यूटी। अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम होता है, कुछ बैंक नहीं जोड़ेगा, कुछ बैंक जोड़ देता है। ठीक है जी। अब प्राइवेट बैंक क्या करेगा कि जैसे समझो, लॉजिक समझो, 1 लाख रुपए तुम लिए ना प्राइवेट बैंक से, तो तुमको 95-96 हजार देगा। कहेगा क्या कि बाकी पैसा प्रोसेसिंग फी और स्टाम्प ड्यूटी में इतना इतना क्या हो गया, कट गया, कम देगा। सरकारी बैंक से लोग 1 लाख तो देगा, 1 लाख रुपया, बाद में कहेगा कि प्रोसेसिंग फी इतना जमा कर दीजिए अकाउंट में और हाई इतना जमा कर दीजिए अकाउंट में। बात तो एक ही हुआ। अच्छा, कुछ बैंक प्रोसेसिंग फी लेता है, कुछ बैंक प्रोसेसिंग फी नहीं लेता, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अब मान लो कि तुम बैंक से 1 लाख रुपया लिए, पर महीने ईएमआई चल रहा है, साल भर का है, 6 महीना बाद तुम कहोगे मेरा बंद कर दीजिए अकाउंटवा, हमारे पास पैसा हो गया, एक ही बार जमा करते हैं। तो कोई कोई बैंक कहेगा कि जो बचा हुआ है उस पे हम 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे ना, तो आप अगर प्री क्लोज करिएगा तो बचे हुए पे हम आपसे 3% चार्ज लगाएंगे और तब बंद करेंगे। यानी 50,000 मूलधन बचा हुआ है, तब 50,000 का 3% देना ही है, यानी कितना, 1500। कितना प्री क्लोज करना है उसके लिए। कहता है कि हम दिए हैं ब्याज से पैसा कमाने के लिए, हम रख के क्या ही करेंगे, तो आप प्री क्लोज कर रहे हैं तो पैसा दीजिए। लेकिन ये सब बैंक पहले बताता नहीं है। ओकरा बात सुनो, प्री क्लोज का चार्ज नहीं है, ये बचे हुए पे इंटरेस्ट है, बचे हुए पे इंटरेस्ट कह रहा है कि बाकी तो आपका 3% लिए तो 21% तो बच ही रहा है 24% के हिसाब से। ओकरा बाद कहेगा कि इसका फोर्स क्लोजर चार्ज अलग से हम 2600 रुपया लेंगे। नहीं तो ये कह सकता है कि फोर्स क्लोजर चार्ज बचे हुए पे 2% लेंगे। हर बैंक का अलग अलग क्या होता है नियम। तो पहले बचे हुए पे इंटरेस्ट और बचे हुए पे फोर्स क्लोजर चार्ज। फोर्स क्लोजर का मतलब क्या, एक के बार बंद कर दिया धब से। उसके बाद कहता है कि जो हाई लगा है 3%, कौन सी इंटरेस्ट, फोर्स क्लोजर पे इंटरेस्ट, उसके जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे आप जीएसटी दीजिए 18%। कितना परसेंट, 18% क्या करिए, जीएसटी दीजिए। आज जो फोर्स क्लोजर चार्ज है इस पे भी 18% क्या करिए, जीएसटी दीजिए। कहता है बैंक, ये सरकारी बैंक नहीं कहेगा, प्राइवेट कहेगा। कुछ कह भी सकता है, कुछ नहीं भी कह सकता है। माने फोर्स क्लोजर भी कोई लगा सकता है, फोर्स क्लोजर का अमाउंट पे 18% जीएसटी, बचे हुए पे इंटरेस्ट और उस पे भी 18% जीएसटी। कहेगा इतना ब्याज, इतना मूलधन बचाता है, इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, अब सब जोड़ के इतना दीजिए, तब आपका क्या होगा, प्री क्लोज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे बैंक वाला सब काम करता है, लेकिन हर बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक में आमतौर पर ऐसे होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लॉजिक लगता है। इसीलिए पहले लोन लेने से पहले पूछ लो कि अगर फोर्स क्लोजर होगा तो क्या चार्ज लगेगा, क्या प्रोसेसिंग फी भी लगेगा, क्या फोर्स क्लोज करेंगे तो बचे हुए पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्या उस इंटरेस्ट पे जीएसटी भी देना पड़ेगा क्या, ये सब पहले क्या कर लेना है, पूछ लेना चाहिए। समझ में आया? लेकिन अभी ये बैंक वाला सब खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और भी बचा हुआ, अभी हम क्या करेंगे अभी आपको बताएंगे। सुनिए ध्यान से, इसको मिटा देना, समझ गया ना? ध्यान से सुनते रहो। अब आमतौर पे बैंक से आप अलग अलग प्रकार के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं, अलग अलग कामों के लिए बता रहे हैं क्या क्या। बैंक से आप लोन लेते हैं 2-3 कामों के लिए। या तो आप बिजनेस के लिए, वैसे तो अलग अलग कामों के लिए ये सब आप लेते हैं। जैसे एक हो गया बिजनेस के लिए, दूसरा होता है आप पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि तुम ऑटो लोन लेते हो, यानी कोई बाइक कार के लिए। उसके बाद मान लो कि तुम क्या करते हो, होम लोन लेते हो। तो अब इसमें ये सब हम इतना ही लिखेंगे, लेकिन ये 2 भागों में हम बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में, समझो। अब इतना ही नहीं हो सकता है
कि तुम और भी किसी काम के लिए क्या कर सको, लोन ले सको। काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन या तो बिजनेस के लिए लोगे, बिजनेस में किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए हो गया, अलग अलग प्रकार के बिजनेस के लिए, या तो तुम पर्सनल लोगे कि काम कोनो नहीं है, खुद मान लो शादी में खर्चा करना है पैसा, तो वो क्या हो गया, पर्सनल काम के लिए, कहीं घूमने जाना है, हनीमून पे घूमने जाना है, तो लोन लेके चलेगा। अबे हंसते का सब, तुम जाओगे ना बाहर में तो बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जहां पे तुमको पूरा पैकेज ही लोन पे दे देता है। मालदीव मान लो तुम जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि तुमको लोन दे देगा और कहेगा हर महीने इतने किस्तों में क्या करते रहिए, देते रहिए, आपका सपना भी पूरा, मेरा बिजनेस भी चल रहा है, आप बैंक का ब्याज कमा रहा है। अब बहुत में धधा के चल जाते हैं, मजाक नहीं, सही कह रहे हैं, कहता है अरे किस्ते पे तो देना है, तो क्या दिक्कत है, सपना भी पूरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, एक हो गया पर्सनल। ऑटो लोन का मतलब या तो कार या बाइक कुछ भी इस प्रकार से लेना चाहते हो, और एक क्या हो गया जी, होम लोन, घर और बनवाने के लिए। वैसे अब इसमें और भी प्रकार, एजुकेशन लोन भी आ जाता है, फलाना ठिकाना कृषि लोन, बहुत सारा आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन सबको ना हम बांटेंगे कितने भागों में, तो देखो, एक हम बांटेंगे इसको टर्म लोन में, किसमें, टर्म लोन। एक बांटेंगे हम इसको सीसी में, और एक हम इसको बांट दे रहे हैं ओडी में। किसमें? टर्म लोन, सीसी और ओडी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इस समय बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। टर्म लोन, सीसी और ओडी। एक शब्द में अगर बोले तो टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है समय, अवधि, सीमा। उसी को क्या बोलते हैं, सीमा हाउ मत समझ लेना, हाउ जो होने से आई है, सीमा है दर नहीं समझना, ठीक है। तो टर्म का मतलब क्या होता है, समय, सीमा, अवधि को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। अब जो भी पैसा आप बैंक से लोन के रूप में ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इतने दिन में हम उसको चुका देंगे, इतने दिन में चुका देंगे, मूलधन और ब्याज के सहित पर महीने किस्तों के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म लोन। 1 लाख लो या 10 लाख लो या 10 करोड़ लो, कहो कि इतने दिन का किस्त बांध दीजिए, हम इसको चुका देंगे, यानी इतने समय के लिए ही वो फिक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म लोन बोलते हैं। शॉर्टकट में टीएल बोल देता है सब, क्या बोलता है, टीएल। तो कहीं टीएल सुन लेना तो समझ आना टर्म लोन का बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो टर्म लोन किसको बोलते हैं, जो एक अवधि में चुकाने के लिए आप लेते हैं किस्तों के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, टर्म लोन। जो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए भी मान लो ले सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो कि ये हमारा चल रहा है, हम कहें कि हमको एक डिजिटल बोर्ड लगवाना है, हमको 2 लाख रुपया क्या करिए दे दीजिए, हम 1 साल में पर महीने करके चुका देंगे। तो बिजनेस के यूज के लिए लिए, लेकिन टर्म लोन लिए ना, क्या लिए, टर्म लोन, क्योंकि इतने दिन में चुका देंगे। हो सकता है पर्सनल लोन ले, लेकिन ये भी एक टर्म लोन है, क्योंकि इतने दिन में क्या कर देंगे, चुका देंगे। गाड़ी खरीद रहे हैं इसके लिए लेकिन टर्म लोन लिए, कितने दिन में क्या कर देंगे, चुका देंगे। होम लोन लिए, लेकिन एक समय के लिए कितने दिन में क्या कर देंगे, चुका देंगे, तो कौन सा लोन लिए, टर्म लोन लिए। एजुकेशन लोन लिए, वो भी एक प्रकार का टर्म लोन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतने दिन में चुका देंगे, इसको क्या बोलते हैं, टर्म लोन। कोई दिक्कत है? अब आता है क्या हमारा सीसी। सीसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट, क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट। और ओडी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। समझिएगा थोड़ा, क्लासेस अभी चलेगी कंटिन्यू, भले हो सकता है आधा घंटा एक्स्ट्रा चले, ठीक है। तो एक क्या होता है टर्म लोन, एक होता है क्या सीसी, और एक क्या होता है इधर ओडी। समझ जाओ, सीसी और ओडी में समझते हैं। सीसी को बोलते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट और ओडी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट। क्या फर्क होता है, आपका बिजनेस है, आपका क्या है, बिजनेस है। अब आप बिजनेस में, जैसे मान लो कि तुम्हारा आटा चक्की का मान लो दुकान है, दुकान का मतलब वही जो आटा बनाता है गेहूं से। अब आप क्या किए हैं कि मशीन वशीन खुद के पैसा से लगा लिए, खरीद के जो भी होता है, लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप जाएंगे बैंक के पास, कहेंगे कि हमको ना एक अमाउंट दे दीजिए, जिससे हम क्या करेंगे, खरीदेंगे और फिर बेचेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको देगा कि नहीं देगा। बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे मॉर्गेज लेगा कि नहीं लेगा। मॉर्गेज का मतलब गिरवी, सिक्योरिटी समझ लो, लेगा कि नहीं। अब बैंक तुमको मॉर्गेज के साथ दे चाहे बिना मॉर्गेज का दे, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक तुमको दे कि नहीं दे, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये अधिकार बैंक को मतलब एक तरीके से है कि लीगल आदमी को देना है जो चुका सके, रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है ना। तो बैंक को लगता है कि हाँ इसे पैसा रिकवर हो जाएगा
तो देता है, नहीं रिकवर होगा तो नहीं देता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब ये क्यों मिलता है वो समझिए। ये मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए। किसके लिए मिलता है? वर्किंग कैपिटल के लिए। अब जैसे क्या, मशीन बैठा लिया, पैसे उसके पास नहीं है गेहूं खरीदने के लिए, तो कहेगा बैंक से हमको ना 1 लाख रुपए का लिमिट दे दीजिए। 1 लाख रुपए का क्या दे दीजिए? लिमिट दे दीजिए। और उस 1 लाख रुपए के लिमिट में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमको लगता है कि हाँ 50 किलो गेहूं ले आए, तो हम आएंगे बैंक में, पैसा निकालेंगे और ले जाके हम खरीद के लाएंगे गेहूं। उसको हम क्या करेंगे, फिर गेहूं खरीद के लाएं और डीजल उजल भी खरीद के लेके आएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे आटा बनाएंगे और फिर हम किसी को बेचेंगे, तो फिर मेरे पास पैसा आएगा। उस पैसवा को ला के हम फिर आपके बैंकवा में से जो निकाले होंगे 10,000 रुपया, फिर हम उसमें क्या कर देंगे, डाल देंगे। जितना दिन हम बाहर निकाल के आपके पैसे को रखेंगे उतना दिन का आप हमसे क्या ले लीजिएगा, ब्याज। जैसे मान लो 1 लाख रुपया 10 तारीख को निकाला, 1 लाख रुपया लिमिट है, 10,000 रुपया 10 तारीख को क्या किया, निकाला, गेहूं खरीदा, फिर उसको क्या कर दिया, पीस के और बेच दिया। अब बेच दिया मान लो 20,000 रुपया में, उदाहरण के लिए, तो 10,000 रुपया कहेगा चल के बैंकों में डाल देते हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो डाले कि नहीं, लेकिन वो 10,000 रुपया जाके 20 तारीख को डाल दिया, तब बैंक महीना के अंत में कहेगा कि तुम 10,000 रुपया 10 दिन के लिए निकाला था, तो 10,000 का ब्याज दो हमको। समझ में आ रहा है? कहेगा ठीक है, ले लीजिए ब्याज। उसके बाद उसके पास 10,000 रुपया आ गया, अब उससे वो अपना काम करेगा, लेकिन लगता है नहीं फिर निकालना, तो फिर क्या करेगा, निकालेगा। मतलब ये एक प्रकार से एक लिमिट आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? लिमिट, कि इतना रुपया आप कभी भी निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। जब इसमें फिर डालिएगा तो फिर बढ़ जाएगा, फिर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जितना दिन बाहर निकाल के रखेंगे उतना दिन का क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपके बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी। तो इसको टर्म पे चुकाना पड़ता है क्या, एक टर्म पे नहीं, ये चलते रहेगा चलते रहेगा। और जिस दिन आपको लगे कि हमको इसका काम नहीं है, उस दिन जाके सरेंडर कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए। बैंक को लगेगा कि इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चाहे गलत है, तो वो कहेगा नहीं हम बंद करेंगे, लेकिन बढ़िया से चलेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सीसी का आमतौर पे रूल क्या होता है कि बिजनेस उसमें से पैसा निकालिए, पैसा डालिए, पैसा निकालिए, पैसा डालिए, और ब्याज व्याज क्या करते रहिए, भरते रहिए। बैंक तो कमा ही रहा है ना। अब आपको सिक्योरिटी पे दिया है तो पैसा उसका सिक्योर है, बिना सिक्योरिटी के दिया है तो आप पे ट्रस्ट करके वो क्या कर दिया होगा, दे दिया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे ये एक चीज है जो बताना है, इसलिए साइड में लिख लिए, भूल नहीं जाए। तो सुनो, ये समझ गया ना, कोई दिक्कत है? तो सीसी क्यों मिलता है, बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए, जो सिक्योरिटी पे मिल सकता है और बिना सिक्योरिटी पे भी मिल सकता है। लेकिन ब्याज लेगा कि नहीं लेगा, ब्याज तो लेगा ही। अब किस पे आते हैं, ओडी पे, यानी ओवरड्राफ्ट पे। ओवरड्राफ्ट भी होता है, वो एक लोन अमाउंट सैंक्शन होता है, जो टर्म लोन नहीं होता है, सीसी के जैसा ही होता है, लेकिन वर्ड का इस्तेमाल क्या है, अलग। लेकिन सवाल है कि ये फिर और ये में अंतर क्या है। तो ये देखो, ये मिल जाता है आपको पर्सनल कामों के लिए भी। जैसे तुम्हारे पास 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा क्या है, जमीन। तुम बैंक के पास जाओगे और कहोगे कि हमको ना शादी में पैसा खर्चा करना है। क्या करना है, शादी में पैसा खर्चा करना है। तो अब 3 प्रकार से तुम बैंक के पास जाके बोलोगे कि हम बैंक का पेपर लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए, जो वैल्यूएशन आएगा उसी के अनुसार, कि हमको पैसा दे दीजिए, हम साल भर में चुका देंगे पर महीने के हिसाब। तो आप क्या बिजनेस के लिए लिए? नहीं, किसके यूज के लिए लिए, पर्सनल। लेकिन कौन से प्रकार में जाएगा, टर्म लोन में जाएगा, क्योंकि उतने दिन में चुका देंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर आप मान लीजिए बैंक के पास गए, आप कहें कि हमको इतना रुपया दे दीजिए, लेकिन टर्म लोन हमको नहीं चाहिए, हो सकता है हम अगले महीने पूरा डाल दें, चाहे हो सकता है कि हम इसको 20 साल तक क्या करेंगे, लेके जाएंगे। मतलब आप एक लोन सैंक्शन कर दीजिए इतना अमाउंट का, हम उसमें से पैसा निकालें और फिर उसमें डाल दिए, और जितना दिन निकालेंगे उतने दिन का हम आपको क्या देंगे, ब्याज देंगे। तो क्या आप अपने बिजनेस के लिए यूज के लिए ला रहे हैं? नहीं, पर्सनल यूज, या फिर किस पर्सनल में कोई भी काम के लिए ला रहे हैं ना, तो इसको हम सीसी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ओडी कहेंगे। क्या कहेंगे, दोनों में लिमिट ही सैंक्शन हो। अच्छा, जाके कहोगे सीसी दीजिए, तो कहेगा बिजनेस कहाँ है, क्या कहेगा, क्योंकि सीसी कौन से काम के लिए मिलता है, बिजनेस के लिए। तो सीसी वर्ड का यूज नहीं करेगा, वो देगा दोनों में लिमिट, लेकिन यहां पे वर्ड कौन सा इस्तेमाल में, ओडी। यहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल में, सीसी। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप लेगा बैंक का पेपर, कहें कि हमको एक लिमिट इतना दे दीजिए, जितना दिन निकालेंगे उतना दिन का ब्याज लीजिएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे, फिर निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे, डाल देंगे।
समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आपसे कुछ सिक्योरिटी लेगा, जैसे बैंक का पेपर आप दिए थे, LIC का फिक्स डिपॉजिट भी दे सकते हैं, कुछ भी FD भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी आपका कुछ सिक्योरिटी लिया, उसके बदले में वो एक अमाउंट को क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये पर्सनल कामों के लिए जो एक लिमिट मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, OD, ओवरड्राफ्ट। बिजनेस के लिए जो एक लिमिट मिले उसको क्या बोलते हैं, CC बोलते हैं। हाई बड़ा मजेदार चीज है, हमको बड़ा पसंद आता है, लेकिन घरे जाके मत कहना, बाबूजी से जूता से पिटेगा। पूछो का है, हम बता रहे हैं। नया जनरेशन वाला लड़का सब ना अच्छा से ये सब चीज को यूटिलाइज करता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कहीं 1 कट्ठा जमीन खरीदाया है, ठीक है जी, क्या आप हमसे मिलिए, हम आपको OD जमीन पे दिलवा देंगे। चाहिए OD जमीन पे? आपको जमीन पे चाहिए, आपको जो आपको जमीन पे OD चाहिए, हम दिलवा देंगे। आप गलत बैंक में गए होंगे। हम क्या बोले एक शब्दों में, हर बैंकों का रूल क्या होता है, अलग है। रेजिडेंशियल जमीन होना चाहिए, बाउंड्री में होना चाहिए, बिल्डिंग बना हो चाहे बिल्डिंग नहीं बना हो, OD हम आपको दिलवा देंगे। ठीक है, संपर्क करिए हमसे। है इतना जानकारी अगर आपको दे रहे हैं तो ये पढ़ा हुआ जानकारी ना है, ये प्रैक्टिकल बैंक का जानकारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ये बात समझ रखिए। समझ आ रहा है? चलिए देखिए, तो क्या है कि जमीन है, हर बैंकों का रूल अलग अलग होता है, कोई बैंक देता है कोई नहीं देता है, बहुत सारे बैंक देते हैं। तो आपके पास मान लीजिए क्या है जी, जमीन है, जिया का पड़ रहा है पेपर में, कहाँ रख ले, अलमारी में रख ले। अब जो जिया का नहीं बूझ रहे उसको हम बताने वाले भी नहीं है, समझ, दीमक समझ रहे हो ना? तो क्या है कि वो पड़ रहा है आपके पेपर में, जमीन में कहाँ, तो बैंक एथी में, अलमारी में रखे। पेपर को निकालिए, बैंक में ले जाइए, कहेगी हमको लिमिट सैंक्शन कर दो, OD। ठीक है, कुछ बैंक देगा कुछ बैंक नहीं देगा। अच्छा, OD ऐसा नहीं कि कोई भी लेके चल जाएगा तो मिल जाएगा, आपका उसके दिखना चाहिए कि इसका ब्याज आप भरेंगे कहाँ से, इनकम का सोर्स आपका क्या है। समझ में आ रहा ना? वो सब टर्म्स एंड कंडीशन है। तो लेके जाओगे बैंक, उसका वैल्यूएशन कराएगा जमीन का, वैल्यूएशन कराने के बाद आपको OD सैंक्शन कर देगा। भैया तुम अगर तुम पेपर घर में भी रखो, पेपर वहां पे भी रखो, कुछ तो है नहीं, जमीन तुम्हारा पड़ा हुआ, जमीन का वैल्यू तो पैसा उधर बढ़ ही रहा है, तुमको एक लिमिट मिल गया, बैंक बोलेगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे सालाना, बहुत बढ़िया बात है जी, ले लीजिए। अब उस पैसे को तुम क्या करो, कहीं कहीं इस्तेमाल करो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कमाओगे कैसे। 5% कमाओ, 1 से 1.5% इधर दे दो, 3.5% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कुछ लगा क्या तुम्हारा? नहीं लगा। लेकिन आजकल के, अब तुम सब जाके घर ही सब बात बोलोगे तो समझ ही रहे हो क्या होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डांट मिलेगा, पिटाई मिलेगा, ये जमीन गिरवी रखता रहो। लेकिन नए जनरेशन के लोग ये कर रहे हैं। जैसे हम नए जनरेशन वाले क्या है जी, वो दिमाग चला लेते हैं ना, चीजों के बारे में पता होता है, तो ये काम करके ना पैसा बहुत लोग क्या कर रहा है, कमा रहा है। अरे भैया सिंपल समझो ना कि मान लो ले लिया बैंक से 1% पे, है ने, अगर दे दिया महाजन वाला काम करके 3%, तो भेटा ही रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं? बैठे बैठे क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। रिस्क तो थोड़ा सा है कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अरे भाई तुमको एक बात बताएं, कुछ लोग तो जैसे मान लो कि वो क्या किए, पढ़ाई कर लिए शेयर मार्केट का, पूंजी है नहीं, ले जाके OD ले लेते हैं, और लेने के बाद उसको में लगाते हैं, कहने से कमाते हैं, होने क्या करते हैं, बढ़ते हैं। एक उस समय के बाद लगता है कि हाँ मेरे पास इतना कैपिटल हो गया प्रॉफिट से, जिससे हम अब उस OD को या तो रखे चाहे नहीं रखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो में जाके पूरा पैसा क्या करेगा, डालेगा, पेपर ले लेगा। होशियार लोग सुनो, डालेगा, पैसा लेगा, फिर बैंक से कहेगा कि अब दोबारा यही पे OD दीजिए, कहे कि अब 10 साल बाद जमीनवा का दाम भाग गया होगा और ज्यादा, तो और ज्यादा लिमिट क्या हो जाता है, मिल जाता है, रीवैल्यूएशन करवा के उसका, कि भैया जमीन का दाम बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, बढ़ा होगा ना। तो पर्सनल यूज के लिए जो लिमिट मिले उसको क्या बोलते हैं, OD। बिजनेस के लिए जो मिले वो एक अवधि में जो चुका देने वाला रहे वो टर्म लोन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब उधर एक वर्ड लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। ये लिखा गया है CGTMSE, क्या लिखा हुआ है बता रहे हैं, रुको, CGTMSE, ठीक है। सुनो क्या होता है ये, जैसे मान लो कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम गए बैंक में, बोले कि हमको 10 लाख रुपए का टर्म लोन या फिर 10 लाख रुपए का
सीसी दीजिए। बैंक कहता है कि कुछ सिक्योरिटी दीजिए, तुम कहते हो कुछ सिक्योरिटी नहीं है, तो बैंक कहता है नहीं देंगे। तो एक तो ये कह दिया नहीं देंगे बिना सिक्योरिटी का, दूसरा कहता है कि हम अपने बिजनेस को देखेंगे, चाहे तुम कन्वेंस किए सर सिक्योरिटी तो नहीं लेकिन मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, खूब बढ़िया, आप एक बार विजिट करिए देखिए, आपको विश्वास हो तो दीजिए, कन्वेंस करोगे ना बैंकर को, तो कहेगा ठीक है हम बिजनेस को देखेंगे। आया देख रहा है कि अरे खूब कस्टमर स्टमर है, तो कहोगे कि साल भर पहले 2 साल पहले खोले हैं, कमा कमा के लगा रहे हैं इसी में, तो कुछ हम पैसा गोटा नहीं कर पाए हैं, सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है और भी सामान इसमें हम ऐड करना चाहते हैं। बैंक कैसे पैसा कमाता है? इसी सब चीजों से, आपको पैसा देके। तो मान लीजिए क्या होता है कि आपको ये एक चीज है जो बताना है, जो साइड में लिख दिए क्योंकि भूल ना जाए। तो क्या बोले कि आया बैंकर, आने के बाद क्या किया, आपका बिजनेस देखा, कहा कि ठीक है हम लोन आपका कर देंगे, लेकिन तुम तो सिक्योरिटी दिए नहीं उसको, अगर तुम डूब गए तो पैसा किसका गया? बैंक का। बैंक को गया कि नहीं? तो बैंक एक थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेने के लिए आपका खोजता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीजीटीएमएसी। अभी क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, साइड में बैठा है अपन, बेलना चौकी सब समझ जाओ कि ले के कहता है बैंक वाले से कि देखो तुम्हारे पास कोई आता है लोन के लिए, तो तुम अगर उससे सिक्योरिटी मांग रहे हो वो नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो कि हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, हम उसके टोटल लोन का इतना % लेंगे और हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो डूब गया तो हम तुम्हारा पैसा अपने पास से क्या करेंगे? देंगे। लेकिन सवाल है कई को डूबता है? बहुत कम डूबता है। इंश्योरेंस जितना लोग कराते हैं सबका लौट जाता है, प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? तो बैठा हुआ है 500 लोग का, मान लो क्या किया जी, बैंक से बोला कि जो जो नहीं दे रहा है सिक्योरिटी उसका हम सारे पास से तुम इंश्योरेंस करा लो, तुम्हारा डूबेगा तो हम क्या करेंगे? देंगे, लेकिन पैसा तुमको हमको देना पड़ेगा, इंश्योरेंस का पैसा। इंश्योरेंस का पैसा बैंक नहीं देता है, कस्टमरे को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। 500 मान लो ये किया क्या इंश्योरेंस, और डूबा एगो, तब वो करे प्रॉफिटे में, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्या? सीजीटीएमएसी चार्ज बोलते हैं, यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बैंक करवा लेता है अगर आप सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो, और आपसे क्या लेता है? सीजीटीएमएसी चार्ज लेता है हर साल का। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी दे देंगे जितना अमाउंट का आप ले रहे हैं पैसा, तो आपको सीजीटीएमएसी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है सीजीटीएमएसी चार्ज। बैंक में जाना, अगर बिना सिक्योरिटी के देगा तुमको तो पूछ लेना कि इसमें सीजीटीएमएसी चार्ज लेंगे क्या हमसे कि नहीं लेंगे, नहीं तो ले लोगे, बाद में कहेगा इतना रुपया सीजीटीएमएसी चार्ज दीजिए, अब फंस गए कि नहीं फंस गए। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, समझ रहे हो? अब बैंक आमतौर पे पैसा 2-3 तरीके से कमाता है। कैसे? आपको सेविंग अकाउंट में पैसा डलवाता है लोगों का, और आपको पैसा देता है और आपसे क्या लेता है? ब्याज, और उसी से उसका घर दुआर माने बैंक में क्या होता है? चलता है। लेकिन हर बैंक ऐसे नहीं कमाता है। बड़े बड़े बैंक से, जैसे सिटी बैंक, स्टैंडर्ड बैंक, चार्टर्ड बैंक, इस सब का नाम तुम सुने होगे, सुने हो कि नहीं? गोपालगंज में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में क्या होगा? मिलेगा। 24/7 इसमें से कोई बैंक चलता है, घरे आता है सब कार लेके, क्या आपका है बैंक जाइएगा, दीजिए हम आपका पैसा लेके जाते हैं, घरे आता है लेके जाने। समझ में आ रहा है? जाओगे ना, यहाँ स्टेट बैंक चाहे सेंट्रल बैंक में चले जाओ, कहो कि फार्मा का जाइए भरवाई होने, है कि नहीं? इस सब बैंक में जाओगे तो तुमको एक डेडिकेटेड आदमी दे देगा, सर हम आपका फॉर्म भर देते हैं, बैठ के खुदे फॉर्म भरेगा आपका। लेकिन इनमें अकाउंट खोलने का भी रूल है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए से कम कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्ज लगाएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें खोलते हैं, 24/7 चलता है, हमेशा चलता है, डेडिकेटेड एक आदमी देता है तुमको, चार्ज भी ये काटता है, लेकिन सुविधा भी होता है कि जाओगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाओगे तो ये घर में पसीना पसीनी होगा, और उसके बाद क्या देगा, कोनो फार्म तारम भरना होगा तो 17 जगह घुमाए, काउंटर नंबर 7 पे चल, 7 वाला कहेगा 9 पे जाए, 9 वाला कहेगा 14 पे चल, 14 वाला कहेगा 22 पे चल जाए, वो पे जाओगे तो आज सर ना नहीं आए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे होता है। तो ये सब बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनका ये फैसिलिटी होता है। पटना में तुमको इसमें से चार्टर्ड सिटी स्टैंड, ये एगो बैंक पटना में मिलेगा हमको जहाँ तक लगता है, उसके बाद दिल्ली ओली में मिलता है। आई सब बैंक ब्याज से पैसा नहीं कमाता है। ये सब बैंक कैसे? तो लोग इसमें पैसा ला ला के डाल दिए हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, बहुत बहुत पैसा, और वहाँ पे बैठा हुआ सब, वो सब पूरा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगा लगा के क्या कर रहा है? पूरा मार्केट को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और उसे पैसा ये सब बैंक क्या करता है? कमाता है। ये सब बैंक कमाता है ब्याज से, ये सब शेयर मार्केट में कमाता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो ये थोड़ा मोड़ा हम आपको बताएं बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में, कुछ चीजें जो ईएमआई से क्या करना है। अब आपको ईएमआई कैसे निकालना है वो हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था जो हम चाहे कि आपको बता दें कि आगे आने वाले दिन में आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है, मत समझिएगा कि ये क्या है, संपूर्ण है। ठीक है, तो ईएमआई निकाला कैसे जाता है ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पीएमटी फंक्शन से आप ईएमआई यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, 3 चीज़ों की आवश्यकता कम से कम होगी। कितना रुपया लोन लिए, किस ब्याज दर पे लिए, कितने समय के लिए लेना है, ये 3 चीज़ पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है पता होगा, जितना रुपया लोगे पता होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही थोड़ी है कि कुछ भी ले लेंगे। कितने समय के लिए आपको किस्त को तैयार करवाना है ये भी पता होगा, और कोई ना कोई ब्याज दर तो होएगा ही होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपया 1 साल के लिए, नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर, 1 साल में कितना बार पेमेंट करेंगे, 12। तो आप ये समझिए कि ये 12 किस्तों के लिए हो गया। अगर 24 लिख देते तो कितने किस्तों के लिए, 24 किस्तों। 24 किस्तों यानी कितने दिन के लिए, 2 साल। ये मंथली ही करेगा, ये क्या करेगा, मंथली करेगा, 15 दिन वाला नहीं करेगा, सप्ताह वाला नहीं करेगा, मंथली करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा गया है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी क्या कि क्या ब्याज दर है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या, एनुअल के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये सब जब चीजें लिख दी गई हैं तो आपको बस सीधे नीचे क्या निकाल लेना है, ईएमआई निकाल लेना है। देखिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको करना ये है कि नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन करना ये पड़ेगा कि आपको अपना पर मंथ का ब्याज दर अलग से निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, सुनिए। जैसे अगर हमारे जो महाजन हैं वो जब आपको देते हैं पैसा तो ब्याज दर महीने के अनुसार सेट होता है ना, कि साल के अनुसार, महीने के अनुसार। अब जैसे मान लो कि 1 लाख रुपया वो दिया, 2% पे दिया, 2% पे, तो अगर वो कहता है कि हर महीने खाली ब्याज देते जाओ तो साल भर में 24% हुआ ना। तो पहले महीने अगर ब्याज देना है तो सिर्फ 1 महीने का देना है कि पूरे साल भर का, पूरे साल भर का, सिर्फ 1 महीने, दूसरे महीने फिर 1 महीने, तीसरे महीने फिर, तब 12 महीने में कितना परसेंट, 24%। तो जो ईएमआई आपका निकलता है ना उसमें भी पहले महीना का जब ईएमआई देते हैं तो 1 ही महीना का ब्याज, दूसरे महीने देंगे तो दूसरे महीने का, तीसरे महीने देंगे तो तीसरे, और जब साल भर देंगे तो टोटल साल भर का ब्याज। क्योंकि अगर पूरा साल भर का 14% हर महीने जोड़ेगा तो समझ लो 14 गुने 12 कितना हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कहने का मतलब जब भी ईएमआई निकलता है ना तो एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाग कितने से देते हैं, 12 से। जो भी x% आएगा तो पहला महीना वो x% टोटल प्रिंसिपल पे, दूसरे महीने बचे हुए प्रिंसिपल पे फिर x%, तीसरे महीने फिर बचे हुए प्रिंसिपल पे x%, चौथे महीने फिर बचे हुए प्रिंसिपल पे x, पांचवें महीने फिर बचे हुए पे x, ऐसे करके साल भर में टोटल 14%, 18% जिस भी रेट से दिया होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले कि आपके पास एनुअल ब्याज दर होना चाहिए कि मंथली होना चाहिए। एनुअल तो पता होगा लेकिन निकाल क्या लेंगे, मंथली, क्योंकि ईएमआई में हमको कौन सा डालना पड़ेगा, मंथली डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मान लो ना सिंपल कि अगर वो जो महाजन थे वो 1 लाख रुपए पे साल भर में देना है तो 12% है तो 12% जोड़ा रहता है ना, यानी कितना जोड़ा रहता है, 12,000। तो 1 महीने में कितना, 1% ना, 2 महीने में 2% ना, क्या बोले, टोटल जोड़ के निकाल दिए गलती से लिख दिए लेकिन सही कर दिए ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वो क्या किए कि 1 लाख प्लस 12,000 जोड़ के 1,12,000 निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए,
1,12,000 निकाल दिए, 1,12,000 ऐसे होगा ना जी, गलती हो गया, इधर से वो कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये निकल गया, तो अब इसको कितने से भाग कर देंगे जी? 12 से भाग करेंगे ना, तभी तो महीने का बांधेंगे ना। तो ये पूरे साल भर का ब्याज 12% हुआ ना, यानी एक महीने का कितना? 1%, दूसरे फिर महीने का 1%, तीसरे फिर महीने का, तो टोटल साल भर का ना। अगर हर महीने 12 जोड़ते तो 144% हो जाता ना। तो किस जो होता है वो पर महीने का ब्याज दर होता है कि पूरे साल का होता है? पर महीने का, यानी साल का पता हो तो भाग कितने से कर देंगे? 12 से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब आते हैं अपने एक्सेल वाले सीट पे। यहां पे हम कितना ब्याज दर लिखे हुए हैं? 14%। इधर हम अलग से क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। हालांकि मेरा निकला हुआ है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पुनः हम क्या करेंगे? निकालेंगे। कैसे? तो इज इक्वल टू 14% भाग कितने से दे देंगे? 12 से। इंटर करेंगे तो यहां पे आंसर आ गया 0.011667। आया कि नहीं आया? अब सवाल है आप लोगों से, जब 12% से ये ऊपर है, कितना परसेंट है? 14%। अरे भैया, तो जब 14% है और 12 से आप भाग देंगे तो एक से ज्यादा ना आएगा जी, कि एक से कम आएगा? एक से ज्यादा आएगा। एक से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा ना। लेकिन यहां पे एक से क्या हो गया? कम ही, तो जीरो हो गया ना। तो सवाल है ऐसा क्यों? अरे यार, तो हम खाली ब्याज परसेंट वाला निकाला है ना। 14% है, 12 से भाग दोगे तो 1% से थोड़ा ऊपर आएगा ना। लेकिन यहाँ पे तो जीरो आ गया है, 0.011 करके। क्यों आया है? अरे, प्रिंसिपल का इसमें लेना देना है ही नहीं, ये तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात है ना। क्या कह रही है? पड़ोसी से कह रही है। बोलो ना जी, सब एक दूसरे से कह रहा है, सब पीछे। तुम समझे नहीं? हम तो बस 14% का बात कर रहे हैं ना, इसमें 1,12,000 कुछ है ही नहीं, बस 14% को भाग किए 12 से ना। क्या बोल रहे हो? बोलो। हैं? परसेंटेज को नंबर में कर दिए हैं, ये सही जवाब है। क्योंकि यहां पे क्या है कि परसेंट में थोड़ी ना है, यहां पे परसेंट में और यहां पे नंबर में है। तो अगर दशमलव हटाएंगे परसेंटेज लगाने के लिए, तो दो गो 10 जीरो, मतलब 2 अंक इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? और परसेंट लगेगा तो इधर जाएगा, तो 1.16% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि दशमलव हटेगा तो 2 अंक इधर तक दिखेगा कि नहीं? और नहीं तो इसको सेलेक्ट करके जनरल से किस में कर दीजिए? परसेंट में कर दीजिए। किस में कर दीजिए? परसेंट में। देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया? तो ये परसेंट में लिखा है, लेकिन जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? नंबर में निकाल रहे हैं। तो नंबर में निकला। अब इसी को अगर परसेंट हटाओगे तो क्या बोलता है कि जब आप हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो ये हटाओगे तो 1 है, उसके पहले 0 लगाओगे और फिर आगे 0 लगाओ चाहे नहीं लिखाओ, तब ना आएगा। तो नंबर में आया था इसलिए वैसे था। परसेंट में की तो सही हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा? अब बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। वहां पे परसेंट में है, यहाँ पे किस में है? नंबर में है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी किस में है हमारा? नंबर में। इसको भी अगर परसेंट में करेंगे तो देखो एग्जैक्ट वही क्या होगा, आएगा। कहीं पे भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही चीज है। अब आप नंबर में निकाल के रखिए या परसेंट में निकाल के रखिए, उससे एक्सेल को कोई फर्क पड़ने वाला। नंबर में रखोगे तो वो वही समझेगा, परसेंट में रखोगे तो वही समझेगा, क्योंकि वैल्यू तो दोनों का बराबर है ना, कि अलग अलग है? वैल्यू क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब आइए यहां पे हम क्या करते हैं? निकालते हैं। इसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू पीएमटी। क्या लिखेंगे? पीएमटी। टैब प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेगा। देखो, जब भी कोई आप फंक्शन सेलेक्ट करिएगा ना, तो यहां पे लिख देगा कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट ऑन ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी किसी फंक्शन को सेलेक्ट करिएगा तो वो क्या काम है वहां पे लिख देगा। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और नहीं है तो थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कर लिया। पूछ रहा है रेट। क्या पूछ रहा है? रेट। भाव क्या है? क्या चीज का? ब्याज का। तो आपको किस्त जो निकलेगा वो हर महीने का निकलेगा ना, यानी पहले महीने का, फिर दूसरे, फिर तीसरे। लेकिन हर महीने में वो बराबर आएगा कि कम ज्यादा? बराबर आएगा। लेकिन जो निकलेगा वो एक महीने का निकलेगा ना, क्योंकि टोटल जोड़ के उतना नहीं ना देना है, एक महीने में उतना देना है।
तो जो ब्याज दर लगाएंगे वो महीने का कि साल का? महीने का, कि टोटल में से इतना % जोड़ो, तब बताओ कितने ईएमआई, दूसरे में फिर इतना जोड़ो, तीसरे में फिर इतना जोड़ो, बचे हुए प्रिंसिपल पे, तो ये ऑटोमेटिक वैसे ही निकालेगा। ठीक है, तो हम या तो क्या करेंगे, महीने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां निकाल कर रखे हैं वो ले लेंगे, या तो ये ले लिए, और नहीं तो क्या कर लेंगे, ये ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो, बात क्या है, एक ही है। और यहां पे कॉमा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉमा। अब पूछेगा एनपीआर, इसका मतलब होता है कि कितने नंबर्स में आप भुगतान करेंगे टोटल। 12 में करेंगे तो 1 साल के लिए, 24 में करेंगे तो 2 साल के लिए, 36 में करेंगे 3 साल के लिए, 48 में करेंगे 4 साल 60 में करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? आप सीधे ये ले लीजिएगा तो 12 महीने के लिए, अब इसमें अगर 24 करेगा तो 24 महीने के लिए, 18 करेगा तो 18 महीने के लिए, जितने भी करना है उतना क्या कर दीजिए, कर दीजिए। अब नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गया, अब कॉमा दे देते हैं। अब पूछता है पीवी, पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू? ना लगाने से पहले आप माइनस का साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि कर्ज मेरे ऊपर है। माइनस नहीं लगाइएगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और माइनस लगाइएगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा। माइनस लगा के प्रिंसिपल वैल्यू ले लीजिए, कुछ नहीं, ब्रैकेट को क्लोज करके क्या करिए, इंटर। आंसर आ गया 8978.71 पर मंथ। अब हम इधर एक काम करते हैं, लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू इतना, मल्टीप्लाई का साइन और 12, और इंटर करते हैं, कितना है, 1,07,744.54। ब्याज दर कितना था, 14%, लेकिन आया कितना, लगभग 7.74%, क्योंकि ये रिड्यूसिंग में है। किस में है, रिड्यूसिंग में। फ्लैट जोड़ना है तब तो भाई तुम गुना करके निकाल दो ना, रिड्यूसिंग में है तब तो ईएमआई फंक्शन का पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, और बैंक रिड्यूसिंग में आपको क्या करता है, देता है, ना ही कि फ्लैट में। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमको कोई बैंक में चले गए और पूछे ब्याज दर कितना है, बोल रहा है कि 14%, बोल रहा है कि 12%, और तुम पर्सनल लोन ले रहे हो, तो समझ जाओ कि वो तुमको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। क्योंकि आपको बातें याद रखनी है, होम लोन का लगभग 10% के आसपास, 9 के ऊपर नीचे होता है। बाकी अगर बिजनेस लोन लीजिएगा तो वो 12 के आसपास चलता है। ठीक है, मॉर्गेज लोन भी 12 के चलता है। सरकारी बैंक का कम होता है, प्राइवेट बैंक का क्या होता है, ज्यादा। पर्सनल लोन होता है आमतौर पे 24-23% के आसपास, लेकिन वो तुमको 24-23 नहीं बताएगा, कहेगा बहुत ज्यादा है ना, तुम लोग कहोगे तो कहेगा कि 14-13-14% आएगा, तो समझ जाना कि वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा। नहीं तो पूछ लेना कि ये रिड्यूसिंग का बताएं कि फ्लैट का बताए हैं। फ्लैट का बताएं का मतलब इतना आएगा फाइनल, तो जो रिड्यूसिंग होगा वो उससे ज्यादा होगा ना, कि कम होगा, ज्यादा होगा। और रिड्यूसिंग बताएगा तो फ्लैट उससे क्या होगा, कम होगा। अब समझ लो ना, होम लोन अगर तुम 8% पे लेते हो तो रिड्यूसिंग में वो लगभग 5 के आसपास चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, 5% फ्लैट में चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूछ लेना कि रिड्यूसिंग है कि फ्लैट है। अब यहां पे मान लो 1 साल का निकाले, अगर 2 साल का निकालना है तो यहां पे क्या लिख दो, 24, यानी 24 महीने, तो 4801 रुपया आएगा। लेकिन अब यहां पे बढ़ा नहीं, क्योंकि हम 12 से गुना किए हैं ना, कितने से गुना करना पड़ेगा, 24 से गुना करना पड़ेगा। तो अब अगर हम यहां पे ना, यहां पे आ गए और हम क्या कर दिए, रीनेम करके कितने से गुना कर दिए, 24 से एंटर किए तो 1,15,000, यानी वैसे 28% हुआ, 2 साल हुआ तो, लेकिन यहां पे कितना आया, 15% के आसपास आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग में है। ठीक है, पहला तरीका यह है जिससे निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी हम आपको जा रहे हैं बताने, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि लिखिए इज इक्वल टू पीएमटी, क्या लिख दीजिए, इज इक्वल टू पीएमटी। रेट पूछ रहा है ना, तो तुम 14% ले लो और इसी में भाग दे दो कितने से, 12 से, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हुआ, ये रेट ना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा 12 से भाग देंगे ना, क्योंकि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना है। तुम 2 साल के ले लो लेकिन एनुअल बताओगे ना जी उसको, क्योंकि वो किस्त हर महीने का निकालेगा ना, तो 24 से भाग थोड़ी ना करोगे। 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना थोड़ी ना है, साल भर का उतना है, तो हर महीने का ईएमआई निकालना है, तो 12 महीने के लिए निकालोगे तो 12 से भाग दोगे ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? तो यहां पे हम दे दिए भाग कितने से, 12 से, क्योंकि अलग नहीं निकालना पड़े। कॉमा दे दो। अब नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है ना, टेन्योर मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दो, नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब इसे फायदा क्या निकलेगा कि साल भर में 12 पेमेंट यहां हमेशा आमतौर पर डाल के रखोगे,
2 साल के लिए करना है तो 2, 3 के लिए करना है 3, 4 के लिए करना है 4। ये एक लॉजिकल टाइप से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर में 24 थोड़े ना होगा, या तो बस नंबर ऑफ पेमेंट्स लिख दीजिए टोटल। समझ में आ रहा है? यानी आप इससे इसे क्या कर दीजिए गुना। 2 साल का निकालना तो यहाँ 2 लिखो, 3 का निकालना 3, लेकिन हमेशा यहाँ पे कितना रहेगा? 12 रहेगा। कितना रहेगा हमेशा यहाँ पे? 12, क्योंकि 1 साल में कितना पेमेंट? 12 बार। ठीक है, अभी 24 से सही करेंगे उसको। कॉमा देके और माइनस में क्या ले लो? प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करो। इतना आ गया कि नहीं आ गया? हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? 12, और यहाँ पे क्या करते हैं? 2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी देखो उतना ही रहेगा, क्योंकि 24 ही तो हुआ ना। लेकिन इसमें फर्क अब पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ ये लिए थे, इससे गुना नहीं ना किए थे, तो ये 1 साल का निकाले। कितने साल का? 2। 3 का निकालना है तो यहाँ पे क्या कर लो? 3 साल। 4 का निकालना है तो क्या कर लो? 4 साल। समझ में आ रहा है? हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? ईएमआई निकाल सकते हैं। अब इसको जब आप पेमेंट करेंगे पर महीने और 4 साल तक पेमेंट कर देंगे, तो खाली आपका 1 लाख रुपया दिलाएगा कि 1 लाख प्लस ब्याज दोनों मिला के, और उसके बाद पिंड हलुक हो जाएगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा फंक्शन है? पीएमटी फंक्शन। अब यहां पे हम 1 साल करेंगे और कुछ सवाल आता है। 89 से समथिंग अब मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना कर देते हैं जी? 12 करते हैं। 1,07,000। लेकिन अगर लेते किससे? महाजन से, तो कितना होता है? 1,14,000, क्योंकि वो तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं ना बैंक रिड्यूसिंग में। लेकिन थोड़ा पेपर वर्क बैंक में क्या होता है? ज़्यादा होता है। 2 स्टाम्प ले जाना पड़ेगा 1,000 रुपया का, वो अलग से ऐड होगा, प्लस 50-60 जगह साइन करिए, प्लस दौड़िए उड़िए, बहुत सारा पेपर वर्क है, तो वो वाला बात हो जाता है। ठीक है, कम पैसा लेना है तो साइड से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50,000 1 लाख रुपए के लिए जाओगे, लगा कितना? लगभग 8,000 ब्याज लगा ना। ऐसे लेते तब 24% पे लेते तब ज्यादा होता, 14 पे लेते तो 14,000 देना होता। 8 है, 6,000 बचता, 2,000 के 2 स्टाम्प 1,000 के ले जाओगे, 60 तो 10,000, कुछ प्रोसेसिंग फी लग जाएगा, ये वो लेके लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो कम लेना है तो ले लो इधरे से, लेकिन ज्यादा लेना है तो जाइए बैंक के पास। 1 आध करोड़ लेना है तो जाओ बैंक के पास, मोटा पैसा लेने जाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख। समझ में आ रहा? ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आप समझिए। आगे देखो, सवाल अब यहां पे शुरू होता है। सवाल वही शुरू होता है जो कल हमसे रूपा पूछा था। रूपा, तुम ही पूछा था ना। सवाल ये है, कौन है जी जनरेटर छोटा छोटा चल रहा है, छोटकी जनरेटर जैसा? कौन ही जनरेटर चला रहा है? सामने देखिए। जब आप ईएमआई देंगे तो उसमें प्रिंसिपल में कुछ x रुपया देंगे, इंटरेस्ट में कुछ y रुपया देंगे, तब आपका z रुपया आएगा, जो क्या होगा? ईएमआई होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। सवाल क्या है सबको ही समझिएगा। अगर सही जवाब जो जो बताएगा उसको मिठाई खिलाएंगे हम, आज जो नहीं बताएगा उसको भी खिलाएंगे आधा आधा टुकी। चलो सामने देखो, और जो नहीं खिलाया है कह के उसको ना खिलाएंगे। सामने देखो, यहां पे आप जब ईएमआई देंगे तो कुछ प्रिंसिपल कुछ इंटरेस्ट देंगे। पहले महीने आप x रुपए का प्रिंसिपल दिए और y रुपए का इंटरेस्ट दिए। अब दूसरे महीने जब आप देंगे तो जो प्रिंसिपल है वो दूसरे महीने में, तीसरे में, चौथे में, सबकी बात कर रहे हैं, यानी इसके आगे प्रिंसिपल हर बार बढ़ के आएगा कि हर बार घट के आएगा? पूरा बोल लेने तो। इंटरेस्ट हर बार बढ़ के आएगा कि हर बार घट के आएगा? सवाल 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 पहले सुन लीजिए फिर बोलिए। आप x रुपए प्रिंसिपल y रुपए इंटरेस्ट दिए, पहले महीने का ईएमआई बना, पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का देंगे कि नहीं देंगे? तो जब दूसरे महीने में आप देंगे तो प्रिंसिपल पिछले के बराबर ही रहेगा, या पिछले से ज्यादा प्रिंसिपल, या पिछले से कम प्रिंसिपल? दूसरे वाले में इंटरेस्ट पिछले के बराबर ही कि पिछले से ज्यादा कि पिछले से कम? ईएमआई तो बराबर जाएगा। तो अब बताइए क्या होगा? निकालना सिर्फ नहीं ना है,
उसके पीछे थोड़ा समझना भी तो है, बताइए। सब आपस में बतिया के जवाब तैयार कर लिया, लेकिन हमको कोई नहीं बताया। बोलो। मतलब प्रिंसिपल भी बराबर और इंटरेस्ट भी बराबर। क्या कम होगा? प्रिंसिपल कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा। सब तो सब बोलिए दिया। बोलो। बर्थडे गर्ल का सुना जाए, बोलो। अरे बोलो ना। हाँ, हो सकता है सरस्वती विराजमान हो। बोलो, बताइए आप लोग। ओडी चाहिए? बताइए क्या होगा। ए सुनो, क्या कम होगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कम होगा, तब तो ईएमआई कम हो जाएगा। गजब हाल। एक बात बताइए, सुनो, पहला महीने 2 रुपया प्रिंसिपल, 2 रुपया इंटरेस्ट, ईएमआई 4 रुपया। दूसरे महीने में दोनों कम हो जाएगा, तो ये बराबर कैसे रह जाएगा? ईएमआई उतना ही कटेगा, दोनों में से रुपया कम कमाएगा। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। अगले महीने कुछ रुपया प्रिंसिपल का, कुछ रुपया इंटरेस्ट का दीजिएगा, तभी तो ईएमआई बनेगा ना। तो पहले के कंपैरिजन में दूसरे महीने में ये दोनों में से क्या बढ़ेगा, क्या कमाएगा, बराबर रहेगा, क्या होगा? क्योंकि ईएमआई तो बराबर आएगा ना। है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट वही रहेगा, ये कम हो जाएगा। बोलो। प्रिंसिपल अगर बढ़ेगा, इंटरेस्ट वही रह जाएगा, तब तो ईएमआई भी बढ़ जाएगा ना। प्रिंसिपल घट जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। भैया पहले महीने 1 लाख रुपया था, तो इंटरेस्ट मान लो 10 रुपया था। दूसरे महीने अगर 95,000 पे ब्याज जोड़ेगा, तो इंटरेस्ट बढ़ कैसे जाएगा? क्योंकि दूसरे महीने तो कुछ आप दे दिए रहेंगे ना, तो पहले महीने से कम प्रिंसिपल बचेगा ना, तो इंटरेस्ट बढ़ कैसे जाएगा? चलो अब हम बता देते हैं। हाँ बोल दो, बोल दो। अरे बोल दो। इंटरेस्ट वही कैसे रहेगा? पहले महीने 1 लाख रुपए पे आप इंटरेस्ट जोड़े हैं, दूसरे महीने थोड़ा कम हो जाएगा ना प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल का पार्ट दे दिया है ना, तो इंटरेस्ट बराबर कैसे रह जाएगा? ये तो इलॉजिकल है। क्या? अगर दोनों बराबर हो, प्रिंसिपल बढ़ेगा, इंटरेस्ट कम होगा। नहीं तो बोलो क्या होगा? कर, ये प्रिंसिपल कम होगा और इंटरेस्ट बराबर रहेगा। चलो चलो, सही जवाब हम दे देते, हो गया, आप लोग बतिया लिए हैं। सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है कि प्रिंसिपल बढ़ेगा और इंटरेस्ट कम होगा। क्यों ऐसा है, समझ जाइए। आप ये बोले हैं ना कि इंटरेस्ट बराबर रहेगा, तो बोले होगे हम नहीं सुने होंगे। ठीक है। सुनो, अगर बोला है तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल है बोला क्यों है, लॉजिक बताइए। खड़े हो चाहिए। बताइए लॉजिक। फिर से बोलो। सबसे पहली बार 100 रुपया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 2 रुपया के प्रिंसिपल में जुड़ेगा, फिर मतलब आप कह रहे हैं कि 102 रुपये प्रिंसिपल अब हो जाएगा? नहीं, वो तो फिर वो हो गया कि आप नहीं पे किए तब ना। वो तो वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम हो गया ना। तो ठीक है, तो आप इसको 100 रुपए में 2 रुपए ऐड करवा रहे हैं अगर, तो ये तब ऐड होगा ना जब आप नहीं पे करेंगे 2%। लेकिन वो तो हर महीने पे कर रहे हैं, तो कैसे वो प्रिंसिपल का पार्ट होगा? बैठिए, समझा रहे हैं। देखिए, आप 1 लाख रुपया मान लीजिए कि पैसा लिए। आप कुछ रुपया
पहले महीने मान लो कि 1 लाख पे अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है, तो ब्याज तुम दोगे 1,000 रुपया पहला महीना, ये फिक्स है। क्योंकि 1 लाख अगर है तो 12% है, तो पहला महीना तो 1 लाख पे 12% अगर निकलेगा तो 12,000, तो पहले महीने 1,000 फिक्स लग जाएगा, गारंटी है। अब इधर तुम्हारा X रुपया आ गया, क्या चाहिए, प्रिंसिपल जोड़ दिया, और इधर तुम्हारा Y रुपया EMI बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत इस। अब दूसरे महीने देखेगा बैंक या फिर ये फॉर्मूला कि प्रिंसिपल तो अब पहले महीने 1 लाख था, लेकिन अब इस बार क्या हो गया है, कम हो गया है, तो बचे हुए पे फिर लगाएगा 1%, क्योंकि 12% है तो 1% ना महीने का, तो बचे हुए पे 1% लगाएगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा, और कम हो जाएगा। मान लो कि 940 रुपया हो गया। अब 940 रुपया ये हुआ, लेकिन ये तो बराबर रहेगा ना हर महीने, तो प्रिंसिपल के वैल्यू को क्या कर देगा जी, बढ़ा देगा। क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि बैंक क्या कहता है कि जब आपके पास मेरा पैसा ज्यादा है, मेरा पैसा है अगर ज्यादा, तो पहले महीने हम आपसे ज्यादा ब्याज लेंगे, दूसरे महीने उससे कम लेंगे, तीसरे महीने उससे कम लेंगे, चौथे महीने उससे कम लेंगे, पांचवें महीने उससे कम लेंगे, छठे महीने उससे कम लेंगे, यानी महीने महीने हम आपसे ब्याज कम लेंगे और मूलधन क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। अगर पहले ही मूलधन हम ज्यादा लेंगे तो आप प्री क्लोज करवाने आइएगा तो कहिएगा मूलधन तो सब ले लिया, अब ब्याज का पैसा खाली बचा हुआ है और हम पहले ही बंद कर दे रहे, तब ब्याजवा सब छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही आदमी कहेगा ना। मान लो बैंक अगर कहेगा पहले हम मूलधन ले लेते हैं, ब्याज हम मान लो साल भर का हम EMI बनवाए, तो कहेगा 8 महीने हम अपना मूलधन ले लेंगे और 4 महीने खाली ब्याज का पैसा लेंगे। 8 महीना बाद कोनो पहुंच गया कि प्री क्लोज कर दीजिए, तो कहेगा प्री क्लोज कर दे, मूलधन अभी खाली लिए हैं, सब ब्याजवा का पैसा एक महीने हम माफ कर दें, होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करता है कि कहता है कि पहले महीने आपका जो रुपया है उसमें ब्याज ज्यादा लगेगा, तो हम आपसे ब्याज लेंगे और प्रिंसिपल के अमाउंट कम जोड़ेंगे। दूसरे महीने में हम ब्याज कम लेंगे तो प्रिंसिपल और बढ़ा देंगे, तीसरे महीने ब्याज और कम लेंगे तो प्रिंसिपल और बढ़ा देंगे। इसलिए अगर आप प्री क्लोज कराते हैं ना तो ज्यादा फायदा नहीं होता है। ज्यादा फायदा क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट का कम अमाउंट क्या होता है, बचा हुआ रहता है, और प्रिंसिपल का ज्यादा अमाउंट बचा हुआ रहता है। क्योंकि बैंक पहले आपसे इंटरेस्ट का ज्यादा पार्ट लेता है, क्योंकि पहले आपके पास उसका प्रिंसिपल क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए इंटरेस्ट क्या लेता है, ज्यादा। तो आपका प्रिंसिपल हर महीने बढ़ता है EMI में और इंटरेस्ट हर महीने घटता है EMI में, और EMI हर महीने का क्या रहता है, बराबर रहता है। इसका हम एक चार्ट भी बनाएंगे और अभी और दिखाएंगे भी कि देख लीजिए प्रत्यक्ष कि ऐसा हो रहा है। प्रिंसिपल ज्यादा, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल ज्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इनका सवाल समझिए क्या है, ये गलत समझ लिए, हम जो समझाए वो नहीं समझे। इनका कहना है कि जब हर महीने ब्याज इधर सॉरी हर महीने EMI में प्रिंसिपल का पार्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे EMI में इंटरेस्ट का पार्ट घट क्यों रहा है, ये भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। एक बात बताओ, EMI जो रुपया दे रहे हो, ब्याज उस पे लग रहा है कि ब्याज बैलेंस अमाउंट पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो बैलेंस अमाउंट हर महीने क्या हो रहा है, तो इंटरेस्ट कम नहीं होगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना। और EMI को बराबर करने के लिए, EMI को बराबर करने के लिए जो ब्याज आप लग गया उसमें क्या कर रहा है, प्रिंसिपल का वैल्यू पहले से ज्यादा कर दे रहा है। समझ में आ गया, इससे मत ब्याज कैलकुलेट करो ना, बैलेंस अमाउंट से कैलकुलेट करोगे ना, आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं। बैंक भी जाएगा बोलेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्री क्लोज का। आउटस्टैंडिंग मतलब जितना भी बकाया है, समझ गए। हम इसकी बात कर रहे थे, तुम ये समझ रहे थे, इसलिए लॉजिक गलत था आपका। ओके, कोई दिक्कत है किसी को, तो यही कौन सा फंक्शन है आपका, PMT फंक्शन। उम्मीद है कि जब भी आप लोन लेंगे तो आप खुद से अपना EMI पहले निकाल लेंगे और तब देखेंगे कितना भरपाया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसके बाद जाके क्या करेंगे, लेंगे। हमने जितने भी लोन लिया हुआ है ना, सबका स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं और खुद अपने एक बार एक्सेल पे रिपोर्ट बना लेते हैं, दोनों एग्जैक्ट मैच करता है। समझ में आया।
कोई दिक्कत है किसी को? इसे पता चलता है ना कि कितना प्रिंसिपल दे दिए, कितना इंटरेस्ट दे दिए, कितना बचा है, प्री क्लोज कराएंगे तो कितना प्रिंसिपल और देना पड़ेगा, ये सब क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। आगे ये है IPMT फंक्शन। क्या है? IPMT फंक्शन। PMT जो है वो EMI निकलता है, जबकि IPMT EMI में इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं वो निकालता है। जैसे 12 महीनों के लिए तुम EMI करवा लिए तो पहला महीना कुछ इंटरेस्ट दोगे, दूसरे महीने दोगे, तीसरे महीने दोगे, चौथे महीने दोगे। तो पहले महीने में कितना इंटरेस्ट दिए, दूसरे में कितना दिए, तीसरे में कितना दिए, चौथे में कितना दिए, जिस भी महीने का देखना उस महीने का आप इंटरेस्ट कितना निकल दे रहे हैं वो देखना है, तो किसका उपयोग करते हैं, IPMT फंक्शन का। समझ में आ गया नहीं? चलिए आइए हम यहाँ एक्सेल पे यहीं पे आपको निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना, बहुत हल्का है। आप यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू IPMT। क्या लिखे? IPMT कर रहा है रेट, तो रेट वही मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप एनुअल लेके और भाग कर दीजिए कितने से, 12 से, नहीं तो अलग जहां निकाल के रखे हैं 12 से भाग करके वो लीजिए, कॉमा दीजिए। अब पूछ रहे PR पर का मतलब हो गया कौवे महीने का देखना चाहते हैं, पहले महीने का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, कौवे महीने का देखना चाहते हैं। तो पहले का देखना चाहते हैं तो क्या लिए, फर्स्ट, कॉमा कितने महीने के लिए आप EMI निकाले हुए हैं, तो 12 के लिए निकाले हैं तो 12 ले लीजिए, 24 के लिए निकाले हैं तो 24 ले लीजिए, जो भी निकाले हैं वो ले लीजिए, और कॉमा करके आप PB यानी प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस लेके प्रिंसिपल वैल्यू ले लीजिए, और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, क्लोज, और इंटर करिए। कितना आया, 1166 रुपया 67 पैसा, क्योंकि यहाँ पे कितना परसेंट है, और 12 कर दो, देखो कितना आ गया, 1000 आ गया कि नहीं, 12% पे 1000 है ना, फ्लैट हो गया ना, क्योंकि 12,000 को एक डिवाइड करोगे 12% है तो पर महीने 1-1% हो रहा है ना, तो 1 लाख का 1% 1000 हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल अगर 12% ही हम रहने देते हैं, अब दूसरे महीने का निकालते हैं, तो इज इक्वल टू IPMT रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा दूसरा महीना, कॉमा टोटल EMI की संख्या, कॉमा माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो देखो तो गलत लिख दिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी गलत हो गया, बक तो क्या, कंट्रोल Z रीनेम करते हैं। यहाँ पे B4 जो हमारा क्या है, इसको भाग कितने से करेंगे, 12 से, तब होगा ना। तो देखो तो पहले महीने से कम हुआ इंटरेस्ट कि नहीं हुआ, तो हर महीने इंटरेस्ट का पार्ट क्या होगा EMI में कम, और प्रिंसिपल का पार्ट हर महीने बढ़ेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा फंक्शन है, IPMT। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है PPMT, ये EMI में प्रिंसिपल निकालने का काम करता है। क्या निकालता है, प्रिंसिपल। चलिए आपको निकालना है प्रिंसिपल, कौन महीने में कितना दिए तो निकाल लीजिए। लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू PPMT रेट लेके और भाग कितने से करेंगे, 12 से, कॉमा पहले महीने का निकालना है तो 1, कॉमा देंगे टोटल EMI की संख्या ले लेंगे, और कॉमा देके माइनस लगा के क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। पहले महीने इतना आप क्या दिए, मूलधन दिए, दूसरे महीने कितना दिए, तो इज इक्वल टू PPMT रेट ले लिए इतना, भाग कितने से कर दिए, 12 से, कॉमा देके पर यानी कौवा महीने का तो दूसरे महीने का, कॉमा EMI की संख्याएं, और कॉमा देके माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू लगा दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करिए। तो दूसरे महीने इतना आप क्या दिए हैं, प्रिंसिपल दिए, तो प्रिंसिपल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अल्ट के साथ इज इक्वल टू हम कर देते हैं, इतना आया। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखा जाए दोनों बराबर है कि कम ज़्यादा है, इतने ही के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो यही था आपका PPMT फंक्शन। कोई प्रॉब्लम आया समझ में, हो जाएगा। चलिए अब हम आपको एक रिपोर्ट अगले क्लास में बनाने के लिए बताएंगे, जैसे आपका एक पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा जिसमें आप ये देख पाएंगे। यहाँ पे तो बस ये दिख रहा है ना कि पहले महीना कितना ब्याज, पहले महीने मतलब हर महीने कितना ब्याज, हर महीने कितने मूलधन, और हर महीने कितना EMI, ये निकल रहा है ना। लेकिन हम आपको एक चार्ट बनाना बताएंगे जिसमें ये बताएंगे कि आप इतना रुपया लोन अमाउंट लिए हैं तो पहले महीने कितना EMI में, कितना प्रिंसिपल में, कितना ब्याज, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बच गया। फिर दूसरे महीने में कितना EMI, उसमें कितना मूलधन, कितना ब्याज, और फिर दूसरे महीने कितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया।
ये पूरा चार्ट जब आपके पास तैयार हो जाएगा तो आप ये देख पाएंगे कि कौवा नंबर ईएमआई देने के बाद कितना प्रिंसिपल अमाउंट बच जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अगर आपके पास रहेगा तो आप फटाक से देख लेंगे कि कितना दे चुके हैं और कितना अभी बचा हुआ है मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है? कल बड़ा सा बिजनेस करोगी तो लोन लेगी कि नहीं लोगी? बैंक से जाओगी, कहोगी ना 100-200 करोड़ का लोन दीजिए। क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ, 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल क्यों निकाल रहे हैं? हर महीने प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर महीने टोटल में से कुछ कुछ अमाउंट दे रहे हैं ना, तो हर महीने कौन कितना कितने अमाउंट दे रहे हैं वो निकाल रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत?